हेलो फ्रेंड, हॉर्मोज को लेकर के टेंशन लगातार बना हुआ है। तो यहाँ पे बार बार हॉर्मोज को लेकर के थ्रेड्स पे थ्रेड्स मिल रहे हैं ईरान और अमेरिका की तरफ से। तो ये लेकर के हो क्या रहा है फ्रेंड कि जो क्रूड ऑयल का जो रेट है वो बार बार फ्लक्चुएट हो रहा है। तो कभी बहुत ऊपर चला जा रहा है तो कभी थोड़ा नीचे आ जा रहा है। तो शांति की वार्ता भी बीच में हो रही है, लेकिन जो थ्रेड्स है हॉर्मोज को लेकर के वो बार बार मिल रहे हैं। तो ऐसे में जो ऑयल का प्राइस है वो काफ़ी फ्लक्चुएट देखने को मिल रहा है पिछले कुछ समय में। तो देखना होगा कि आगे मार्केट कैसा रिएक्ट करता है। तो इस पे इंडियन स्टॉक मार्केट पे क्या असर पड़ेगा और यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या पॉलिसी रहेगा अगर ऐसा सिचुएशन बना रहे और क्रूड ऑयल का रेट अगर $120 के पास क्रॉस हो जाता है फ्रेंड, तो यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो जाएगा कि किस तरह से महंगाई को कंट्रोल किया जाए। तो इन सब के बारे में वीडियो में बात करेंगे फ्रेंड, तो वीडियो में बने रहिए। और ये भी जानेंगे कि कौन सा सेक्टर सबसे ज़्यादा इफेक्टेड रहेगा अगर रेट बढ़ता है क्रूड ऑयल का। तो अगर आपने भी कहीं वो स्टॉक नहीं ले लिया है फ्रेंड, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैं बताऊंगा कि कौन सा सेक्टर सबसे ज़्यादा इफेक्टेड रहेंगे और कौन सा सेक्टर जो है वो सेफ यहाँ पे रहेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं फ्रेंड कि हॉर्मुज ऑफ स्ट्रेट में एक्चुअल में क्या मुद्दा है। तो फ्रेंड, हॉर्मुज ऑफ स्ट्रेट एक ऐसा रास्ता है जहाँ से ऑयल का इम्पोर्ट जब बहुत ज़्यादा होता है, यानी दुनिया भर में 20% का ऑयल जो सप्लाई होता है वो इसी रास्ते से होता है। तो अगर इंडिया की माने फ्रेंड, तो इंडिया 50% ऑयल जो है इसी रास्ते से इंपोर्ट करता है। तो इंडिया पे भी इसका काफ़ी असर ज़्यादा देखने को मिल सकता है अगर क्रूड ऑयल का रेट बढ़ता है फ्रेंड। तो ऐसे में क्या हो सकता है, अगर क्रूड ऑयल का रेट यहाँ पे बढ़ जाए फ्रेंड, तो इंडिया पे जो है महंगाई का खतरा बन जाएगा। तो यहाँ पे जो है फ्रेंड आरबीआई का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आरबीआई यहाँ पे सारे सिचुएशन को हैंडल कर सकता है। तो वो किस तरह से हैंडल करेगा उसके बारे में बात करते हैं फ्रेंड, उसके बाद फिर बात करेंगे सेक्टर के बारे में। तो यहाँ पे आरबीआई का सिचुएशन ये रहेगा फ्रेंड कि अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है तो तेल अगर महंगा होता है तो ट्रांसपोर्ट गुड्स सारे महंगे हो जाएंगे, इससे इन्फ्लेशन बढ़ने का खतरा बन जाता है। तो आरबीआई का टारगेट यही होता है फ्रेंड कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखा जाए। अगर ऑयल प्राइस बढ़ेगा फ्रेंड, तो आरबीआई इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ा सकता है, यानी कि रेपो रेट में बढ़ोतरी कर सकता है, और ताकि स्पेंडिंग कम हो सके और महंगाई को कंट्रोल में लाया जा सके। तो ये एक आरबीआई कदम उठा सकता है। अगर बात कर ले फ्रेंड कि 10% ऑयल इंक्रीज होता है तो इन्फ्लेशन जो वो 0.3% से बढ़ सकती है। और यहाँ पे दूसरा पॉइंट ये रहेगा फ्रेंड कि इंटरेस्ट रेट पॉलिसी। जी हाँ फ्रेंड, अभी जो आरबीआई फिलहाल क्या है, कॉशियस है, वेट एंड वॉच वाले मोड में है, देख रहा है, सिचुएशन को भांप रहा है। तो रेपो रेट में अभी फिलहाल कोई बदलाव नहीं है, लेकिन आने वाले समय में ऐसा हो सकता है अगर क्रूड ऑयल का रेट बढ़ता रहे, क्योंकि आरबीआई को ग्रोथ भी बचानी है और इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करना है। और तीसरा सबसे बड़ा यहाँ पे आरबीआई को हैंडल करना होगा फ्रेंड कि रुपए को बचाना है। जी हाँ फ्रेंड, इंडियन करेंसी को यहाँ पे कंट्रोल करके रखना है। क्योंकि ऐसा इसलिए फ्रेंड, क्योंकि इंडिया 80 से 90% ऑयल को इंपोर्ट करता है, बाकी और दूसरे रास्ते से, और 50 से 55% है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते इंडिया में ऑयल इंपोर्ट होता है। तो अगर ऑयल महंगा होता है तो ज़्यादा डॉलर देने पड़ते हैं और इससे जो है रुपये में कमजोरी देखने को मिलता है। तो इसके लिए आरबीआई को यहाँ पे कदम उठाने पड़ते हैं। तो आरबीआई यहाँ पे क्या करता है फ्रेंड कि मार्केट में डॉलर बेचकर रुपए को सपोर्ट देता है ताकि वो ज़्यादा गिरे ना। तो एफएक्स रूल्स टाइटन करता है। तो ये सब आरबीआई को देखना पड़ता है। तो अभी भी आरबीआई जो है इंटरवेंशन से रुपए को गिरने से बचाया जा रहा है। तो ये सब आरबीआई का कदम हो सकता है फ्रेंड। और चौथी बात कर ले फ्रेंड कि इकॉनमी को बैलेंस करना। जी हाँ फ्रेंड, अगर ऑयल महंगे होने से क्या हो सकता है, इन्फ्लेशन रेट बढ़ सकता है, ग्रोथ में स्लो डाउन देखने को मिल सकता है, यानी कि इंडियन इकॉनमी में स्लो डाउन देखने को मिल सकता है। क्योंकि ऑयल इंपोर्ट होगा तो बाकी सारे चीज़, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक सेक्टर सारे महंगे हो सकते हैं। तो करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता हुआ दिख सकता है अगर इसी तरह से ऑयल महंगा होता रहा फ्रेंड। तो आरबीआई का काम यही है फ्रेंड कि ग्रोथ और इन्फ्लेशन के बीच बैलेंस बना करके रखना। तो अगर यहाँ पे ऑयल जो है फ्रेंड $120 के ऊपर चला जाता है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरा देखने को मिल सकता है इन्फ्लेशन में। इन्फ्लेशन जो कई गुना बढ़ सकती है और ग्रोथ स्लो हो जाएगा। तो ये सारा काम जो है वो आरबीआई के रोल में आता है। तो आसान भाषा में फ्रेंड कहे तो आरबीआई का रोल यही होता है, डैमेज कंट्रोल मैनेजर। जी हाँ फ्रेंड, डैमेज को कैसे बचाया जा सके वो आरबीआई देखता है, यानी महंगाई ज़्यादा ना बढ़े, रुपए में कमजोरी ज़्यादा ना हो और इकॉनमी क्रैश ना करे। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं फ्रेंड इंडियन स्टॉक मार्केट में। तो इंडियन स्टॉक मार्केट में जो अगर सेक्टर वाइज देखा जाए फ्रेंड, तो एविएशन सेक्टर पे सबसे ज़्यादा बुरा असर देखने को मिलता है अगर ऑयल प्राइस बढ़ता है फ्रेंड, कि जो उड़ानें होती है वो अपने सरचार्ज वगैरह बढ़ा देते हैं, आपने न्यूज़ में भी देखा होगा। तो इससे जो है उड़ानें महंगे हो सकते हैं
और जो केमिकल सेक्टर रहता है वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा दबाव देखने को मिलता है, सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। अगर एग्जांपल के तौर पे बात कर ले फ्रेंड, तो आपने एशियन पेंट में भी सेलिंग देखने को मिली होगी। जब भी ऑयल प्राइस हाइप होता है, बढ़ता है, तो एशियन पेंट्स में काफ़ी ज़्यादा सेलिंग देखने को मिलती है। तो पेंट्स कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होती है। तीसरे सेक्टर की बात कर ले फ्रेंड, तो लॉजिस्टिक सेक्टर पे काफ़ी बुरा असर पड़ता है, क्योंकि वो क्या करता है, लॉजिस्टिक सेक्टर एक तरह से बैकबोन होता है सामान को इधर से उधर ले जाने के लिए। तो अगर ऑयल महंगा होता है तो लॉजिस्टिक सेक्टर पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है, तो इससे जो है जो खाने पीने की चीज़ें होती है वो भी काफ़ी महंगी हो जाती है। तो ये सारा असर देखने को मिलता है। अगर बात कर ले यहाँ पे सेफ़ सेक्टर कौन सा रह सकता है, पूरी तरह से हम इसे सेफ़ नहीं कह सकते, लेकिन अगर कुछ माने तो हद तक इसे डिफेंसिव मोड में कह सकते हैं, जैसे कि फार्मा सेक्टर हो गया, डिफेंस सेक्टर हो गया और इनर्जी सेक्टर हो गया। तो आप इन सब सेक्टर पे फोकस कर सकते हैं, बजाय कि आप ऑयल से रिलेटेड जितने भी सेक्टर है उन पे फोकस करने के बजाय। तो ये सारे सेक्टर को आप देख सकते हैं फ्रेंड। तो अभी जो स्टॉक मार्केट में सिचुएशन ये बना हुआ है फ्रेंड, कि जब तक ये जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है मिडिल ईस्ट में, ये जब तक शांत नहीं हो जाता है फ्रेंड, तब तक ये जो स्टॉक मार्केट है इसी तरह से रेंज बाउंड रह सकता है। क्योंकि वो क्या रहा है फ्रेंड कि एफआईएस की सेलिंग लगातार देखने को मिल रही है। हालांकि अभी पिछले 4-5 दिन के पहले एक रिपोर्ट आई थी कि म्यूचुअल फंड का डाटा काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, रिकॉर्ड इनफ्लो आया था एसआईपी में, जिस वजह से जो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला, जिससे मार्केट ज़्यादा नहीं गिरा और रिकवरी दिखाया। तो ये एक सारी वजह है फ्रेंड। तो आपको क्या लगता है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो सॉल्यूशन है, क्या आने वाले समय में जल्दी सॉल्व हो जाएगा या लंबे समय के लिए बना रहेगा? तो हमें कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा फ्रेंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे फ्रेंड, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि हमारे चैनल पे ऐसे ही नए नए सब्सक्राइबर जुड़ते रहे और उनको ये पता लग सके कि अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो है वो कैसे लेना है, ताकि अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन उनका सही हो सके, पोर्टफोलियो अच्छा हो सके। आप लार्ज मिड कैप स्टॉक पे फोकस करें फिलहाल, और स्मॉल कैप स्टॉक्स को फिलहाल अवॉइड कर सकते हैं, और माइक्रो कैप स्टॉक से तो बिल्कुल भी दूर रहिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।